तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज हम इसमें से। चलिए चलते क्वेश्चन की उससे पहले हम तो अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैं कल की क्लास में करवा दिया था। आज हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, चैप्टर 3 का। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ तक हम करा चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ तक हम करा चुके हैं, ठीक है ना। आज इसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आघात वर्धनीयता क्या होता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है कि जब हम धातुओं को हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि पतली चादरों में वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसी धातुओं को, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब धातुओं को हम हथौड़े से पीट कर बहुत पतली चादरों में बदल देते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, देखो सोना और चांदी क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही हो जाएगा, सोना और चांदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दें। ये देखिए क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, सेंस देखिए इसका सबसे पहले अब कि क्या होता है कि ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड इसका क्या होता है कि जो उसका प्रकृति जो होता है सो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, ठीक है ना। और उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। मतलब जब वो अम्लीय अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वैटर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, देखो एग्जांपल में देखें तो Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं कि वैधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो कि दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को वैधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं। मतलब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मतलब अभी जो एग्जांपल दिया यहाँ पर हम लोगों को कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की जो होते हैं वो वैधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, कब, 2025 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है कि पूछ रहा है कि ये वैधर्मी ऑक्साइड क्यों होता है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग अब कि क्योंकि देखिए कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसीलिए उसको वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहले कि जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, कि जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है तो देखो क्या बनाता है, ये AlCl3 बनाता है, H2O बनाता है। मतलब जब Al2O3 को HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो AlCl3 बना लेता है, H2O बना लेता है। देखो फिर जब इसको हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaOH अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं इसको हम, तो क्या बना दे रहा है ये मेरा NaOH का O2 बना दे रहा है, प्लस H2O निकाल दे रहा है, ठीक है ना। यही बोल रहे हैं कि क्योंकि यह दोनों तरह की प्रवृत्ति दिखाता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, इसलिए इसे वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, इसको आप लोग लिख लीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोगों को पूछा भी जा सकता है। 2025 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, हो सकता है कि आपको भी पूछा जा सकता है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास की सोडियम धातु के मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम जो होता है उसको केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है ना, वो आप लोगों को पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मेरा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब सोडियम सोडियम क्या होता है, बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है, आप लोगों को पता होगा। यह हवा के स्वतः जलने लगती है। मतलब क्या बोल रहा है कि जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये अपने आप जलने लगता है, मतलब खुद अभिक्रिया कर लेता है, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है ये। और जो सोडियम ऑक्साइड होता है निर्माण करता है, क्या बनाता है ये, सोडियम ऑक्साइड का और निर्माण कर देता है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम खुला में रखते हैं तो क्या होता है कि वो खुद ही मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और विस्फोट का रूप ले लेता है, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ा विनाशकारी भी हो सकता है। तो वही होता है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में क्या होता है, केरोसिन तेल में क्या होता है कि वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है ना, उससे, और वो मतलब जैसा कि तैसा रह जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जरूर इसमें पूछा गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत का संचालन करती है। मतलब
यहाँ कारण पूछ रहा है कि जो धातु होता है वो विद्युत का संचालन क्यों करता है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में मेरा पूछा गया था, ठीक है ना। कब? तो 2018 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्यों करता है सो देखो, तो जब धातुओं के विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब क्या होता है कि धातु में जो होता है सो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए सोडियम अगर हम लेते हैं, सोडियम का कितना होता है संयोजकता, तो इसका 1 होता है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा 1 जो संयोजकता है, ठीक है ना, टोटल इसका क्या कितना होता है, मतलब संयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है, मतलब 11 होता है। इसका आप लोगों को पता होगा। तो जो ये जो बचता है ना, इसी को बोला गया मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है ना। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें क्या होता है विद्युत धारा के प्रवाह के अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। मतलब ये जो क्या करता है ना कि हमेशा ये दौड़ते रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है ना। यही कारण है कि जो विद्युत का जो धारा का संचालन इसी के कारण होता रहता है, ठीक है ना। यही कारण है कि धातु विद्युत का संचालन करती रहती है, ठीक है ना। जैसे विद्युत धारा के प्रवाह के अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ये क्या करता है कि प्रतिरोध बिना प्रतिरोध के ये मतलब दौड़ता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें विद्युत का संचालन होता रहता है, ठीक है ना। यही बोल रहा है, इसीलिए होता है इसमें विद्युत का संचालन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पूछ रहा है कि इसके 2 उपयोग लिखिए। मतलब थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उपयोग आप लोगों को लिखना है। तो क्या होता है थर्मिट अभिक्रिया से, देखो सबसे पहले आप लोग, तो क्या होता है कि जब आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि जब एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अति तीव्र होती है, मतलब इससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या बोल रहे हैं कि जब आप आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें ऊष्मा निकलता है। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसको हम थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब जब हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मिट अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। इसका जो उपयोग होता है सो कहाँ किया जाता है, देखो सबसे पहले आप लोग, तो कहाँ किया जाता है इसका उपयोग, तो इसका रेलवे ट्रैक को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या खाया जाता है, तो दूसरा टूटे हुए मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, टूटे हुए मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसका मतलब उपयोग है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने के ये एक जो एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, मतलब एक यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। एक एल्यूमिनियम दे दिया गया, दूसरा क्या उपयोग होता है सिर्फ आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो किसका उपयोग होता है दूसरा से पूछ रहा है। एगो एल्यूमिनियम का होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो वो मेरा क्या होता है कि Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड उसको बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है मेरा, तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर मेरा, तो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड होगा सही आंसर, ठीक है ना। दूसरा में क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया का नाम दे, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मतलब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होता है वो थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। वो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, वो थर्मिट अभिक्रिया होता है वो, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके रासायनिक समीकरण लिखना है इसका, ठीक है ना। तो ये रासायनिक समीकरण यहाँ पर ये लिख दिया गया है, इसी प्रकार से आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि निस्तापन क्या है, निस्तापन क्या है सो आप लोगों को पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या है निस्तापन से देखो कि ये क्वेश्चन जो है ना सो 2017 में ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया था, ठीक है ना। तो पूछा गया था 2017 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जब कार्बोनेट को हम अधिक मतलब सीमित वायु की उपस्थिति में अगर हम तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या होता है ये ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है ना। और भाप में बदलने वाले अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। क्या बोल रहे हैं, जो भाप में जो बदलता है वो अशुद्धियाँ होती है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, अभिक्रिया के दौरान, तो उसमें क्या होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको निस्तापन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि जिंक कार्बोनेट को यहाँ अभिक्रिया करवाया गया है, उसमें उष्मा दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो जिंक कार्बोनेट हमको निकल गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसको अशुद्धियाँ हम लोग बोल सकते हैं, वो मेरा बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। मतलब खनिज और अयस्क में आपको अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो खनिज क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या होता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं, सभी खनिज मेरा अयस्क नहीं होता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि सभी खनिजों में धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सभी खनिजों में धातुओं का निष्कर्षण नहीं होता है। उसमें से क्या होता है, खनिज खनिज एक प्राकृतिक चीज़ है जिसमें मेरा गैंग भी होता है, अयस्क भी होता है, सब कुछ में मिला हुआ होता है, ठीक है ना।
इसीलिए बोलता है कि उसमें सब सिर्फ धातु ही नहीं, मतलब निष्कर्षण नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, खनिज में कि भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को या फिर यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज बोलते हैं। इसी प्रकार से 3 इसका लिख देना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अयस्क का भी लिख दिया। क्या बोल रहे हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो अयस्क होते हैं वो अयस्क मतलब खनिज होते हैं। आप लोगों को पता होगा जो खनिज होता है, जो अयस्क होता है वो खनिजों से ही मतलब निकलता है, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी अयस्क में धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सभी धातुओं में क्या होता है, धातुओं का मतलब सभी अयस्क में क्या होता है कि धातु जरूर होता है। जो अयस्क होता है उसमें क्या होता है कि धातु जरूर होता है, ठीक है ना, वही बोल रहा है कि अवश्य होता है। और क्या बोलता है क्या होता है कि वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जहाँ से धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है उसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं। उसके बाद आता है संक्षारण को परिभाषित कीजिए। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के बचने के 2 उपाय लिखे, ठीक है ना। संक्षारण पूछ रहा है इसमें से क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 2 में भी था, ठीक है ना, संक्षारण। तो क्या होता है संक्षारण, तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु की परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो संक्षारण किसको कहते हैं, जब वो वायु से अभिक्रिया करता है फिर नमी से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, तो अपने ऊपर एक परत बना लेता है जो क्या होता है कि धीरे धीरे वो मतलब अपने आप नष्ट होने लगता है, ठीक है ना, उस मतलब उस चीज़ का, धातु का, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि संक्षारण उसी को बोलते हैं। इसे बचाने के उपाय क्या क्या है सो आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 बोला था, यहाँ पर हम आप लोगों को 3 लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों का 2 बोला है लिखने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर 3 लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चलो देखो, तो पहला क्या हो जाएगा यसत लेपन। इसमें क्या होता है कि जिंक की परत को चढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यसत लेपन, ठीक है ना। दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि पेंट करके, मतलब धातु के ऊपर जब हम पेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेंट करना, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ग्रीस लगाकर, धातु में जब ग्रीस लगा कर भी स्वयं बचा सकते हैं, ठीक है ना, संक्षारण से। तो ये 3 तरीके हैं बचाने के, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं कि जब 2 धातुएं मिल करके एक अन्य धातु का निर्माण करता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं ना, समांगी मिश्रण होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जब 2 धातु या अधातु मतलब आपस में मिलते हैं गलत अवस्था में तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 उपयोग क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिए कि पहला क्या हो जाएगा इस्पात, जहाज तथा वाहनों के निर्माण में क्या होता है इस्पात का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये मेरा किससे बनता है, तो ये मेरा बनता है 2 धातु या धातु से, ठीक है ना। उसके बाद पीतल आता है, तो पीतल दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, बर्तनों के निर्माण में होता है पीतल का उपयोग। ये दोनों मेरा क्या है मिश्र धातु है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कि धातु के निष्कर्षण प्रकरण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्यों। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो धातु होता है, जो कार्बोनेट होता है, सल्फाइड होता है, उसको ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है सो आप लोगों को बताना है। ऑक्साइड में उसको क्यों परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या सही आंसर इसका, तो देखो तो कैसे लिखना है इसको कि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना आवश्यक होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो जो निष्कर्षण में क्या होता है कि कार्बोनेट और सल्फाइड का जो होता है इसके ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तित किया जाता है, उसमें क्या होता है कि उपचयन जो होता है सल्फाइड में पहले हो जाता है, इसीलिए इसमें बोला जाता है कि पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कीजिए उसके बाद इसको मतलब करना है, उसके बाद मतलब इसमें निकाला जाता है, निष्ठापन किया है, निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि तांबे में विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड हम लोग किसे कहते हैं, कैथोड हम लोग किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसे कहते हैं, वो आप लोगों को बताना है समझे किसको क्या कहते हैं हम लोग। तो देखो एनोड किसको कहते हैं, देखो कि जब अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जहाँ अशुद्ध तांबे का छड़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। और कैथोड किसको बोलते हैं, तो देखो कि शुद्ध तांबे की छड़ को हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध तांबा का जो छड़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखो किसको बोलते हैं कि धातु के लवण विलयन कॉपर सल्फेट को विद्युत अपघटय कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं, मतलब जो विलयन जो उसमें से रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना।
अब क्या बोल रहा है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के वाले बर्तनों के लिए किया जाता है, क्यों? मतलब क्या बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना। अगर आप लोग संकेतक श्रेणी के बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो एल्युमिनियम है वो 3rd नंबर में आता है, ठीक है ना। तो यही बोल रहे हैं कि इसका उपयोग खाना बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है, ये अधिक अभिक्रियाशील लेकिन फिर भी इसका उपयोग किया जाता है खाना बनाने में, क्यों किया जाता है, वही पूछ रहा है आप लोगों का। तो क्यों किया जाता है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या होता है कि एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता, जो एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है कभी भी संक्षारित नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है दूसरा कि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, ये क्या होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, इससे क्या होता है मेरा खाना बहुत जल्दी पकता है इसमें से, वही बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है कि यह मजबूत और सस्ती भी होती है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो एल्युमिनियम जो होता है सस्ता भी होता है और ये बहुत ही मतलब मजबूत भी होता है। तो ये 3 इसका हो जाएगा कारण खरीदने का, ठीक है ना, मतलब इसका उपयोग करने का यही होता है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि जो कॉपर धातु गर्म जल का टैंक बनाने का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, ऐसा क्यों, कारण बताइए। क्या बोल रहे हैं कि जो कॉपर होता है धातु का तो गर्म जल के टैंक बनाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन स्टील का क्यों नहीं किया जाता, सो आप लोगों को यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। तो कारण बताइए, इसका वही पूछा है कि कारण बताइए इसका क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है देखो सबसे पहले आप लोग तो क्या किया जाता है कि कॉपर जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो कॉपर होता है वो कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना। जो कॉपर था वो क्या करता है कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यहाँ स्टील की बात करें तो क्या करता है ये वाष्प के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। मतलब जब हम गर्म जल के मतलब टैंक को जब हम बनाते हैं तो जो स्टील होता है वो क्या करता है कि जल के जो वाष्प जो उड़ता है गर्म मतलब गर्म जल का वो क्या करता है अभिक्रिया कर लेता है और वो क्या करता है कि ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका क्या होता है इसीलिए उसका जो उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस बना देता है, क्या करता है वो हाइड्रोजन गैस वो बना देता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में कॉपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, स्टील का नहीं किया जाता। तो यही इसका कारण था, ये आप लोग देख लीजिए। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि कॉपर के बर्तन पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्यों, कारण बताइए। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पूछा तो क्योंकि इसका अभिक्रिया मतलब क्यों नहीं करता, सो आप लोगों को बताना है। तो देखो क्यों नहीं करते, सो देखो कि एक क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि कॉपर के ऊपर क्या होता है कि एक मतलब उसके ऊपर एक परत बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है तांबे के बर्तन में पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता और क्या करता है वो जिससे वो अभिक्रिया कर लेता है पहले, जिसके कारण क्या करता है वो पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए उसको बोल रहा है कि जब तांबे के बर्तन में नींबू या इमली के रस के साफ किया जाता है, ठीक है ना, तो अम्लीय वर्षा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब उसमें अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब अम्ल का पदार्थ जब उसमें रगड़ा जाता है, ठीक है ना, तो वह क्या करता है साफ किया जाता है, तो उससे क्या करता है कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके वो उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है। क्या करता है वो उससे अलग कर देता है, उसका जो कार्बोनेट का जो परत होता है उसको क्या करता है कि अलग कर देता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि बर्तन साफ होकर चमकने लगता है और क्या करता है वो कि वो चमकने लगता है। इसीलिए धातुएं शुद्ध धातुएं क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के हटाने में से प्रभावी होता है। क्या बोल रहे हैं तो क्षारीय होता है वो क्या करता है कि धातुओं में कॉपर मतलब कॉपर कार्बोनेट को हटाने में प्रभावी होता है, तो वही बोल रहा है। तो ये होता है इसका कि क्यों मतलब क्यों इसका होता है नहीं करता है, सो यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। क्या बोल रहे हैं कि सोना का चांदी का और प्लेटिनम का आभूषण बनाने में उपयोग क्यों किया था, वो आप लोगों को पूछ रहा है। ये सारा जो क्वेश्चन है आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है ना। तो क्यों क्या होता है सो देखो सबसे पहले आप लोग कि जो प्लेटिनम होता है सोना तो चांदी होता है बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो क्या करता है कि तथा ये संक्षारित नहीं होता, और ये क्या होता है ये संक्षारित नहीं होता, इसकी इसी के कारण चमक भी तेज होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करिए। मतलब क्या बोल रहा है कि भौतिक और रासायनिक गुणों पर दोनों पर अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों का। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का 5 मार्क्स में ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ सकता है, ठीक है ना।
और आप लोग को यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि 2014 और 2023 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। कब कब पूछा गया था? तो 2014 में, 2023 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो देखते हैं सबसे पहले इसका हम कि जो धातु और अधातु में पहले अंतर देखते हैं इसका सबसे पहले हम, ठीक है ना। इसका जो बोल रहा है रासायनिक गुणों पर और भौतिक गुणों पर आप लोगों का अंतर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भौतिक गुणों पर देखते हैं इसका कि भौतिक गुणों पर इसका जो होता है सो क्या होता है। तो क्या बोल रहे हैं देखो कि धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होता है, ठीक है ना। वही अगर बोलने अधातु में तो क्या होता है कि धातु में ऐसा कोई चमक नहीं होता है, ठीक है ना। अपवाद में आ जाता है मेरा क्या कि आयोडीन और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है मेरा अपवाद में आता है कि चमक होता है उसमें से, ठीक है ना। तो ये पहला इसका हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि धातु विद्युत का धनात्मक होता है, लेकिन जो अधातु होता है वो क्या होता है कि अधातु जो होता है विद्युत का क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। सिर्फ हाइड्रोजन का धनात्मक होता है, उसमें से क्या होता है सिर्फ हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि धनात्मक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि धातु ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो होता है क्या होता है कि ऊष्मा और जो विद्युत का होता है सुचालक होता है, ठीक है ना। और जो ये अधातु होता है वो क्या होता है ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। जो अधातु होता है वो क्या होता है कि ऊष्मा विद्युत का क्या होता है वो कुचालक होता है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके, ठीक है ना। ग्रेफाइट को सिर्फ छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, बाकी क्या होता है कि कुचालक होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि धातु आघात वर्धनीयता तन्य होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं किसी प्रकार से इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो अधातु होता है वो ना ही आघात वर्धित ना ही तन्य होता है, ठीक है ना। अपवाद में आ जाता है मेरा प्लास्टिक गंधक जो होता है क्या होता है अपवाद में आ जाता है मेरा। उसके बाद बात करते हैं कि जो घनत्व होता है इसमें से उच्च होता है, ठीक है ना। धातु में क्या होता है जो घनत्व होता है सो उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर अधातु में अगर बात करते हैं हम लोग तो घनत्व क्या होता है इसमें से बहुत निम्न होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हथौड़े को पीटने पर धातु पर विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। कि जब धातुओं को हम लोग जब पीटते हैं तो क्या होता है इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं कि धात्विक ध्वनि कहते हैं उसको हम लोग। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से मेरा ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। और इसे पीटने पर टूट और चूर चूर हो जाता है। जब हम धातु को पीटेंगे तो क्या होगा वो मेरा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि साधारण ताप पर धातु ठोस अवस्था में होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं साधारण ताप पर क्या होता है धातु जो होता है क्या होता है वो ठोस अवस्था में होता है। सिर्फ मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या होता है और साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब मरकरी किसको बोला जाता है यहाँ पर पारा को बोला जाता है, ठीक है ना। वो क्या होता है मेरा कि साधारण ताप पर ही होता है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें। उसका जो धातु होता है क्या होता है साधारण ताप पर ये ठोस या गैस होता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है कि द्रव अवस्था में ही पाया जाता है हमेशा। इसमें एक ब्रोमीन आता है, इसमें क्या आता है मेरा पारा आ जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि जो धातु होता है वो क्या होता है मेरा धनात्मक आयन बनाते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस मतलब Na+ और Mg+, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ धातु में अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि धातु में परमाणु के ऋणात्मक आयन बनाते हैं, जैसे कि Cl- और O-2, ठीक है ना। ये मेरा क्या बनाता है ये मेरा तो माइनस आयन बनाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से क्या बनाता है कि धातु में जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होती है। क्या बोल रहे हैं कि धातु में जो ऑक्साइड बनता है वो कैसे क्या होता है तो वो मेरा क्षारीय होता है, ठीक है ना। और वही अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें होता है अधातुओं में क्या होता है वो मेरा अम्लीय होता है, ठीक है ना। जो अधातुओं में जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है मेरा अम्लीय होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि CO2 को जब हम जल के साथ विक्रिया करवाते हैं तो वो क्या बना देता है मेरा H2CO3 बना देता है, जो क्या होता है कि जल के साथ विक्रिया करके अम्ल बना देते हैं। ये मेरा किसका फॉर्मूला है तो ये मेरा अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये मेरा अम्ल बना देता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं इसमें से तीसरा कि धातु में तनु क्या बोल रहे हैं कि धातु में तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन मुक्त करता है, से अपवाद में मेरा आता है साधारण अवस्था में कुछ भी धातु में ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो धातु है तो तनु अम्लों के साथ घुल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन अपवाद में क्या बोल रहे हैं साधारण अवस्था में कुछ भी धातु में ऐसा नहीं करता, मतलब धातु में जो होता है ऐसा नहीं करता है, लेकिन जो इसको क्या करता है हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करता है, लेकिन ये बहुत कम करता है, वही बोल रहे हैं। तो जो अधातु में होता है वो मेरा क्या है कि जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी हाइड्रोजन बनाते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो धातु होते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी हाइड्रोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे NH3H2O H2S, ठीक है ना। ये मेरा क्या करता है तो ये मेरा हो गया इसका। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगला कि जो धातु में समय आता क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जो LiH और
H2 आदि क्या धातु हाइड्रोजन की अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। क्या करता है, जो हाइड्रोजन की अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। अगर हम अधातु में बात करते हैं तो क्या करता है ये, कि अधातु में जो होता है वो क्या करता है कि हाइड्रोजन बना लेता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से क्या होता है कि धातुएं अवकारक होती है। धातु में क्या होता है कि अवकारक होता है, और जो अधातु होता है वो क्या होता है ऑक्सीकारक होता है, मतलब उपचयन और अपचयन इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ये मेरा क्या होता है, ये मेरा अपचयन होता है और ये मेरा क्या होता है उपचयन होता है, ठीक है ना। तो यही था इसका रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर है। तो ये आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 2014 2023 में 2 बार ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया, ठीक है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों का भी पूछ सकता है। ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि खनिजों और अयस्कों में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या बोल रहा है कि खनिज और अयस्क में आपको 2 अंतर लिखना है। तो यहाँ 2 अंतर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए। तो इसमें से उत्तर ए क्या हो जाएगा, मेरे क्वेश्चन में ए में मेरा बोल रहा था कि खनिज और अयस्कों में 2 अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो क्या होगा सही आंसर इसका, देखो 2 अंतर क्या हो जाएगा इसका कि खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें क्या होता है कि धातु मिलती है, लेकिन हर खनिज में धातु को निकालना संभव या लाभकारी नहीं होता है, वही खनिज है। और वही जो अयस्क होता है उसको खनिज बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसमें धातु को आसानी से सस्ते तरीके से निकाला जा सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहा है कि खनिज क्या है, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं इसमें धातु मिलती है, लेकिन हर खनिज धातु की संभावित निकालना संभव लाभकारी नहीं होता। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो खनिज होता है उसमें धातु होता है लेकिन निकालना वो संभव नहीं होता और वो लाभकारी भी नहीं होता है मेरे लिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। लेकिन यहाँ अगर लेकिन हम अयस्क की अगर बात करते हैं क्या करता है वो कि लेकिन अयस्क वह खनिज है जिसमें धातु आसानी से हम सस्ते तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अयस्क वह है जिसको हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहे हैं अंतर कि खनिजों में धातु की मात्रा, क्या बोल रहे हैं खनिजों में धातु की मात्रा कभी कभी बहुत कम होती है, पर अयस्क में धातु की मात्रा इतनी होती है कि उसमें शुद्ध धातु में बदलना आसान होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि खनिज में धातु अधिक मात्रा में कभी कभी बहुत कम होती है। तो खनिज में होता है कि धातु जो होता है कि बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत कम होता है, ठीक है ना। लेकिन पर अयस्क जो होता है, अयस्क में क्या होता है कि जो धातु की मात्रा इतनी होती है कि उसमें शुद्ध धातु में बदलना आसान होता है। मतलब जो अयस्क होता है उसमें क्या होता है कि मेरा कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है धातु, जिसको क्या करते हैं हम लोग उसको शुद्ध करना में बहुत आसानी होता है। तो ये इसका यह जगह आंसर। मेरा सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन अब कि आघातवर्धनीयता क्या है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि आघातवर्धनीयता मेरा क्या है। तो क्या मेरा आघातवर्धनीयता कि जब किसी धातु को हथौड़े या दबाव से पीट पतली चादरों में बदला जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं जब हम धातुओं को पतली चादरों में बदल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग आघातवर्धनीयता कहते हैं। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और क्या बोल रहा है और इसमें किसका उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण से क्या हो जाएगा, तो देखो कि सोना और चांदी क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, उसमें से पेट का प्रतिशत में बदल सकता है। अब सी में क्या बोल रहा है मेरे पास कि तांबे की विद्युत अपघटन शोधन के दौरान कौन सा इलेक्ट्रोड को अशुद्ध तांबे में बना होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए, तो आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ कोई ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 3 का कि तांबे विद्युत में अपघटनी शोधन में शुद्ध करने के लिए अशुद्ध तांबा होता है। मतलब उसमें क्या बोल रहे हैं शुद्ध करने के लिए उसमें क्या होता है अशुद्ध तांबा डाला जाता है, उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है ना। एनोड के रूप में लगाया जाता है। शुद्ध तांबे को पतली प्लेट को कैथोड के रूप में लगाया जाता है। मतलब शुद्ध प्लेट को क्या करता है शुद्ध तांबे को कैथोड में लगाया जाता है, इसको हम ऋणात्मक बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि जो अशुद्ध तांबा होता है धनात्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ताकि वहां पर मेरा शुद्ध तांबा आके लटक सके, इसीलिए उसको अशुद्ध रखा जाता है। हाँ क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारद के मुख्य अपसर्ग का नाम एवं सूत्र लिखिए। इसे अपसर्ग को किस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जा सकता है। अयस्क यहाँ पर होगा अपसर्ग नहीं होगा, यहाँ पर अयस्क होगा, अपसर्ग लिखा गया गलती से, अयस्क होगा यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि
पारा के मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए एवं अयस्क को किसी विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, मतलब किस मतलब ऑक्साइड में बदला जाता है, सो अपने को पूछ रहा है। तो क्या होगा, देखो इसका आंसर कि पारा धातु को किसकी उसकी अयस्क में निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखिए, मतलब निष्कर्षण में जो उसका जो होता है वो आप लोगों को लिखना है। तो जो अयस्क होता है वो क्या होता है मेरा, सिनेबार होता है, इसको हम लोग H2S बोलते हैं। जो पारा का क्या होता है अयस्क मेरा, तो सिनेबार होता है, और जो इसको सूत्र क्या होता है तो H2S होता है, ठीक है। तो यहाँ हम नाम और सूत्र इसको लिख दिए हैं। उसके बाद कि यह अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, जिससे समीकरण इस प्रकार है। तो इसका समीकरण हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा कि देखो H2S को जब पहले हम ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करवाते हैं और उसमें ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है मेरा, HgO में बनता है और SO2 मेरा निकाल देता है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग कि HgO को मतलब क्या बोलते हैं इसने पारा ऑक्साइड को फिर ऊष्मा देते हैं उसमें से, तो क्या करता है वो मेरा कि जो मेरा क्या करता है पारा शुद्ध मेरा निकाल देता है, ठीक है ना। तो यही इसका हो जाएगा, सब कुछ मिला के लिख देना इसका। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रोड डॉट संरचना लिखिए। यह रासायनिक आबंध कैसे बनता है, इस प्रकार के आबंध के प्रकार का नाम बताइए। तो ये मेरा जो प्रकार है वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के बारे में बताए है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या बोलता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन है एवं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्लोराइड आयन बनाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर आयनिक विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके प्रकार बने आबंध का आयनिक आबंध कहते हैं, मतलब किसको कहते हैं हम लोग, आयनिक आबंध। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इसका संरचना कैसे बनेगा, सो आप लोग देखिए। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले कि जिसे यहाँ सोडियम और क्लोरीन का बोला है, ठीक है ना। तो देखो सोडियम का क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो सोडियम का होता है वो मेरा क्या होता है कि 2 होता है, 8 होता है, और मेरा क्या होता है कि एक होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है। और यहीं पर अगर हम क्लोरीन की बात करें, मतलब Cl की बात करें, तो इसमें क्या होता है मेरा कि 2 होता है, 8 होता है, मेरा 7 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर ये फिगर आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों के लिए मैं एक फिगर लेकर के आता हूँ फिर से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सोडियम है उसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है कि 2, 8 और 1 होता है, ठीक है ना। और अगर क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है क्लोरीन में कि इसका क्या होता है 2, 8 और 7 होता है। जो इसमें क्या होता है कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना होता है मेरा 1 होता है, इसको यहाँ पर हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है ना। और वही अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेरा 7 इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर में रहता है, ठीक है ना। यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 और 1, यहाँ पर 7 इसमें से लिखा गया है। इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से क्या होता है मेरा कि जो रासायनिक आबंध को किससे बनाया जाता है। तो देखो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या किया जाता है, तो देखो कि रासायनिक आबंध बनाना इसको किससे बनाया जाता है कि क्या किया जाता है इसमें। देखो कि जो सोडियम होता है उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इसमें क्या समझौता होता है तो उसमें से 2, 8 और 1 होता है। लेकिन इसमें ये करता है, ये क्या करता है सोडियम की एक ये दान कर देता है, ठीक है ना। कहाँ दान कर देता है तो क्लोरीन के पास वो मेरा एक दान कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है वो मेरा एक दान कर देता है क्लोरीन के पास। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या किया है, एक यहाँ से दान कर दिया, किसको क्लोरीन का दान कर दिया है। और देखो यहाँ पर फिर दूसरा में क्या बोल रहे देखो कि जो क्लोरीन क्या करता है मेरा वो एक एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। जो उसके साथ है लेकिन वो क्या करता है वो अपना 8 बना लेता है, ठीक है ना। मतलब इसे एक ये ले लेता है। देखो यहाँ पर क्या किया सो देखो कि जो मेरा क्या किया, देखो इसके यहाँ देखो ये इसको यहाँ पर दान कर दिया और क्या बना लिया ये मेरा, फिर इस प्रकार से ये कर लिया यहाँ पर अपना ये बना लिया। और ये क्या करता है ये कि अपना ये संयोजकता बना लेता है कि NaCl एलिमेंट बना लेता है। इसी प्रकार से इसका बन जाता है आबंध, इसी प्रकार से इसका बनता है, ठीक है ना। तो यही जगह इसका आंसर। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड Ne2O की संरचना दर्शाइए। अब क्या करना है कि Ne2 का संरचना बनाना है आप लोगों का। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कि जो सोडियम है वो क्या कर रहा है कि इसका भी देखिए इसी प्रकार से इसको बनाया गया है। और इसी प्रकार से उसके बाद देखिए नीचे में ऑक्सीजन का लिया गया है। इसका क्या होता है तो 8 होता है, 2 अच्छे होता है, ठीक है ना। ये क्या किया है कि 2 मेरा क्या कर दिया है, ये मेरा दान कर दिया है। मतलब ये क्या करता है, मतलब जो सोडियम होता है क्या करता है वो दान करता है। लेकिन जो देखो क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है मतलब सबसे मतलब
इसका चार्ज से कम इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है मेरा, कि वो दान करता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास क्या होता है कि अगर चार्ज से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा कि वो ग्रहण करेगा, ठीक है ना। जैसे देखो इसके पास एक ज़्यादा है, ठीक है ना, सोडियम के पास, तो क्या कर रहा है कि मेरा एक ये दान कर दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है ये। और जो ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि दो, इसके पास दो, मतलब इसको दो चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करता है ये कि दो सोडियम से क्या करता है वो ले लेता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर इसे दिखाया गया है और ये अपना स्टेप पूरा करता है। देखिए जैसे यहाँ पर कि सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दो सोडियम लिया गया है, इसमें दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 1 होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन में, आप लोगों को पता होगा। और जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या होता है, इसको दो उसको चाहिए होता है। इसे देखिए इसका 2 और 6 होता है, ठीक है ना, तो इसका कितना चाहिए इसको पूरा करने के लिए, तो स्टेप पूरा करने इसको 2 चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करता है वो सोडियम, दो सोडियम से अपना ले लेता है, इसीलिए वो बना लेता है क्या, कि इसीलिए बनाता है ये क्या कि Na2O, इसीलिए वो बना लेता है, ठीक है ना। किसका क्या बनाता है, Na2O बनाता है, ठीक है ना, कि मेरा 2 Na होता है और मेरा ऑक्सीजन 1 होता है, इसीलिए क्या करता है ये Na2 बना लेता है। इस प्रकार से आप लोगों का संरचना इसका दिखाना है। और जो हम जितना सोडियम लेंगे उतना क्या करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डालेंगे, ठीक है ना। और जितना ऑक्सीजन को हम लोग देंगे उतना प्लस लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सोडियम पर, ठीक है ना, उतना हम लोग प्लस लिखेंगे सोडियम पर। तो इसी प्रकार से इसका संरचना बनता है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का संरचना दर्शाना है। आप लोग क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना संरचना दर्शाना है यहाँ पर। तो क्या होता है, तो देखो MgO क्या होता है कि इसको भी इसी प्रकार से लिखना है आप लोगों का कि Mg का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 और 2 होता है, मतलब 12 होता है, इसका 24 समझ सकता है। और जो इसका होता है ऑक्सीजन का कितना होता है मेरा 8 होता है, तो 2 और 6 इसका लिखा गया है। तो ये क्या करता है मेरा एक, ये मतलब ये क्या करता है मेरा 2 ये दान कर देता है, ठीक है ना। तो बस कितना गया इसके बाद 2 और 8 बच गया हमारा, तो इसका स्टेप पूरा हो गया। और एक करता है ऑक्सीजन को दो दे देता है, ठीक है ना। तो क्या करता है वो भी अपना स्टेप पूरा कर लेता है, 2 और 8 वो अपना भी कर लेता है। क्या था पहले इसका 2 और 6 था, क्या करता है वो 2 8 कर लेता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो इसका फिगर में देखिए इस तरह से लिखना है आप लोगों का कि जैसे Mg एक है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या किया है ऑक्सीजन को वहाँ 2 दे दिया, ठीक है ना। ये क्या बना लिया मेरा मैग्नीशियम 2+ बना लिया और मेरा ऑक्सीजन 2- बना लिया, ठीक है ना। क्या किया मैं ऑक्सीजन 2- बना लिया और मैग्नीशियम 2+ बना लिया। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है। अब अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि MgCl2 का लिखना है आप लोगों का, किसका MgCl2 का। इसको भी उसी प्रकार से लिखना है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। उसके बाद अगला मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयनिक यौगिक क्या बोल रहा है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में वह जलीय विलय के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या बोल रहे हैं कि जो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण सब आप लोगों को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है तो देखिए कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि उसका जो संरचना होता है वो क्या करता है, उसका मतलब जो संरचना के कारण वो क्या करता है कि वो गति में संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या होता है कि चलन करता है। जो आयनिक यौगिक होता है वो क्या करता है गलित अवस्था में वो करता है, ठीक है ना, मतलब जब वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। लेकिन गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब वो गलित अवस्था में तो क्या होता है वो उसमें कि जो उसमें विद्युत आकर्षण बल जो होता है वो क्या करता है कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपस अपने स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करने लगते हैं। इसी यही इसका कारण था, ठीक है ना, कि इसीलिए वो मतलब चालन करने लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज तक यहीं तक था। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आज इतना ही चैप्टर मतलब चैप्टर 3 आज ख़त्म करते हैं। अब अगला वीडियो में लाएंगे हम चैप्टर 4। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।